नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ अब चुनावी मोड में आ गया है। साल के अंत तक चुनाव होने हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। पिछले दिनों रायपुर में हुए कांग्रेस के महाधिवेशन को भी राजनीतिक विश्लेषक इसी नजरिए से देख रहे हैं। इसके पूर्व प्रदेश भाजपा में व्यापक फेरबदल भी चुनाव पूर्व की तैयारी की जा रही है। भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान, जिताऊ उम्मीदवार को देगी भाजपा टिकट, काफी चर्चित रहा। इसके कई निहितार्थ निकाले गए हैं। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी का संगठन स्तर पर प्रदेश व्यापी सर्वे और मौजूदा मंत्री और विधायकों के काम की समीक्षा भी इसी नजरिए से देखा गया है। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के यूथ आइकॉन और भाजपा के नए पोस्टर बॉय और महामंत्री ओम प्रकाश चौधरी से कुछ सवाल किए, जिनका उन्होंने बड़ी बेबाक अंदाज में जवाब दिया। पेश है रीडर्स फर्स्ट से ओपी चौधरी की अनकट बातचीत। आज हमारे साथ प्रदेश के यूथ आइकन, भाजपा के पोस्टर बॉय और महामंत्री ओपी चौधरी जी मौजूद हैं। प्रदेश अब चुनाव के मोड़ में आ गया है। इससे संबंधित कुछ सवाल जवाब हम उनसे करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि उसकी बेबाकी से वो जवाब देंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश अब चुनाव के मोड़ में आ गया है और कांग्रेस के 4 सालों के शासन का आकलन का भी समय आ गया है। तो ये जो अभी 4 साल बीते हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं उनके शासन को? पूरी तरह से माफिया राज के चंगुल में छत्तीसगढ़ महतारी को कांग्रेस ने अपने 4 सालों में फंसा दिया है। सब तरफ माफिया राज है। रेत में माफिया, शराब में माफिया, कोयला में माफिया, यूरिया में माफिया, रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, सब चीज में माफिया राज है। और दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हर एक को ठगने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हर वर्ग को ठगने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे ठगा गया। अब चुनाव आ गया है तो बेरोजगारी भत्ता देंगे करके नौटंकी कर रहे हैं। पहले 4 साल का 1.25 लाख रुपया दें, अगर उनमें जरा भी नैतिकता है तो अभी देंगे, फिर चुनाव के बाद फिर बंद कर देंगे। इसी तरह से जो बहनें हैं उनको स्व सहायता समूह कर्जा माफी का बात कहा गया था, शराबबंदी की बात कही गई थी। उल्टा ये सब करने के बजाय रेडी ट्वीट में जो बहनें काम करी थी उनका रोजगार छीन लिया गया। इसी तरह से वृद्धों को 1000 रुपये 1500 रुपये पेंशन की बात कही गई थी, उनको ठगा गया। सारे कर्मचारियों को ठगा गया। नियमितीकरण का 10 दिनों के भीतर करने का वादा किया गया था। 4.5 साल बीतने को है, जाने का बेला आ गया। नियमितीकरण पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी आंगनबाड़ी की बहनों को भी झुनझुना बस पकड़ाने का काम किए हैं। जिनको इन्होंने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर नियमितीकरण कर दिया जाएगा, आज उनके लिए 10,000 रुपया करके अपने कर्तव्य का तीसरी मार रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ग को उठाकर देखिए, सब तरफ ठगने का वातावरण है और दूसरी ओर माफिया राज चला रहे हैं। माफिया राज चलाकर पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पैसा पहुंचा रहे हैं। यह इनका शासन है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने अपना बजट पेश किया है और इसे भरोसे का बजट बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो इस पर आपका क्या आकलन है? भरोसे तोड़ने वाला बजट है, भरोसे का नहीं, भ्रष्टाचार का बजट है। मैंने कहा कि सभी वर्गों को ठगने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और आप देखिए कि ये बेरोजगारी भत्ता के लिए कितने का प्रावधान किए। इनको तो 12,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करना था। मैं देख रहा था शायद 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से भरोसा तोड़ने वाला बजट है। आज पूरे प्रदेश में नया कोई विकास काम नहीं हो रहा है। विकास शून्यता की स्थिति है। सड़कों की हालत, स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत, कहीं कोई नया विकास कार्य नहीं है। विकास शून्यता की स्थिति में पूरे प्रदेश को धकेल दिया गया। अभी मेरे पास जो गांव के लोग आए थे, किसान लोग, आपने देखा होगा, विद्युत पंप कनेक्शन 1 लाख लोगों से ज्यादा का पेंडिंग पड़ा हुआ है। वे बिजली बिल को आधा करेंगे बोले थे, बिजली बिल को 4 गुना तक बढ़ा दिए। तो हर तरफ ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और उसी बजट का प्रतिबिंब, उसी इनकी जो नीति है माफिया राज की, उसी का प्रतिबिंब इनके बजट में दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन्होंने जो चुनाव के पहले जन घोषणा पत्र अपना जारी किया था और उसको अभी तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या फर्क पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? घोषणा पत्र तो दूर करने की बात बहुत दूर, उसको पूरा करने की बात तो बहुत दूर है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। एक जन घोषणा पत्र में जितने भी बात किए थे सबको ठगने का काम किया है और उसके अलावा छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के चंगुल में धकेल दिया। आज आप तहसील चले जाइए, जनपद चले जाइए, किसी विकास काम में देख लीजिए,
ऐसे भ्रष्टाचार चल रहा है, कर्मचारियों के बीच में तबादला उद्योग चलाया जा रहा है। मतलब मेरे को एक अधिकारी बोलता है कि मंथली हमको रिचार्ज कराना पड़ता है, बीच बीच में टॉप अप कराना पड़ता है, नहीं तो उनका बस्तर में, भोपालपट्टनम में, दंतेवाड़ा में बदली कर दिया जाता है। तो ये ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं। उसी कारण से हमको दिखाई देता है कि तहसील जाओ, जनपद जाओ, थाना जाओ, सब जगह भ्रष्टाचार। अभी जैसे कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि उनके गांव में शराब की बड़ी समस्या है, तो इसको प्रदेश की जनता किस तरह से ले रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए शराबबंदी के लिए इन्होंने गंगा जल का झूठा कसम खाया। अब आज शराबबंदी पे बात करने को भी तैयार नहीं है। कोरोना के समय दवाई तक की बिक्री की जिस दिन नहीं हो पाई थी, उस दिन भी ये शराब की होम डिलीवरी करा रहे थे, घर घर पहुंच सेवा दे रहे थे। तो ऐसे शराब के मामले में क्या, गांव गांव में, गली गली में कोचिया पैदा हो गया। अभी गांव के लोग शिकायत कर रहे थे, आपने खुद देखा। तो इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश को नशा का गढ़ बना दिए हैं, जो छत्तीसगढ़ कभी विकास का गढ़ समझा जाता था। भाजपा में अभी काफ़ी मंथन चल रहा है और टिकट फाइनल करने की स्थिति अभी तक नहीं आई है, जबकि अब चुनाव को ज़्यादा समय बचे नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि टिकट फाइनल करने के लिए या जो जिताओ कैंडिडेट का फार्मूला जो ओम माथुर साहब ने दिया है, उसका क्या मापदंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी है नहीं, कोई चापलूसी पे चलने वाली पार्टी है नहीं। योग्यता का, क्षमता का यहाँ पे आकलन होता है और उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम के तहत निर्णय होता है। तो सिस्टम सर्वे के तहत जो भी उपयुक्त व्यक्ति रहेंगे, उन सबको पार्टी आगे करेगी, संगठन इसका निर्णय लेगा। इसके लिए कोई तय मापदंड नहीं है? निश्चित रूप से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब कई सारे समीकरण होते हैं, व्यक्ति की क्षमता होती है, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ के लोगों की आकांक्षाएँ, आशाएँ होती हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए, सभी चीज़ों का समग्र आकलन करके निर्णय एक पार्टी लेती है। कोई फिक्स फार्मूला, एक ही फार्मूला ये हर जगह लागू हो, संगठन ऐसा सामान्यतः नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स को, बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर निर्णय लेना पड़ता है। ये देखने में आया है कि पिछले 3-4 सालों में ओपी चौधरी पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए हैं। तो क्या प्रदेश की जनता या हम ये मान के चलें कि आपको आगामी समय में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा? देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कोई पोस्टर बॉय वोस्टर बॉय ये शब्द मैं नहीं जानता। पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही के रूप में मैं अपनी भूमिका पार्टी में एक मजबूत रूप से मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। पार्टी जहाँ जो दायित्व देगी उसको निभाता रहूँगा। अभी जैसे ग्रामीण भी यहाँ आए हुए थे और इसके पहले भी ये भ्रम की स्थिति बनी हुई कि ओपी चौधरी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इस मुद्दे पे अगर आप थोड़ा-सा मैटर क्लियर करना चाहेंगे तो? देखिए, कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई क्लियर करने वाला मैटर होता ही नहीं है। संगठन एक व्यक्ति को कहाँ कैसे इस्तेमाल करेगा, वो निर्णय संगठन ही लेता है, संगठन ही करता है। संगठन तय करेगा कि किसको चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, कहाँ लड़ना है, सब बातें संगठन तय करेगा। संगठन तो तय करेगा, लेकिन लोकप्रियता और योग्यता भी कोई बात होती है। तो हमें ये लगता है कि यहाँ की जनता, वो चाहे रायगढ़ की हो, खरसिया की हो या चंद्रपुर की हो, और बल्कि प्रदेश के दूसरे जगहों पर भी ओपी का नाम ही आज की डेट में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? वो भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है, तो कैसे क्लियर होगा ये? नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी उचित समय पर कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, किसको कहाँ से लड़ना है, और पार्टी जहाँ जैसे तय करेगी उसके अनुसार हम सब लोग अपना काम करेंगे। कोई भ्रम या कोई स्पष्टता, ये सब कोई विषय होता ही नहीं है। पार्टी एक समग्र रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और उसी रणनीति में हम लोग सिपाही के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। जो आपने रणनीति की बात कही, तो उसकी अगली कड़ी में हम ये बोलना चाहेंगे कि पिछले चुनाव के समय ये माना जा रहा है कि भाजपा जो है धान के मुद्दे पे मात खा गई और कांग्रेस ने उसी में उनसे बढ़त ले ली। तो ये कहीं न कहीं काउंट तो करता है ये मैटर, जबकि आपकी छवि एक प्रगतिशील किसान की बनी हुई है। भाजपा में भी शीर्ष स्तर पे किसान नीति पे बहुत मंथन हुआ, नीति भी वापस लेनी पड़ी या जो भी हुआ एक्स वाई मैटर। तो इसमें कहाँ तक आपको लगता है कि इस बार आने वाले चुनावों में भाजपा इस मुद्दे पे कुछ निर्णय लेगी और क्या धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी? भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए समर्पित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही अगर सही मायनों में किसानों को कोई चिंता करती है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। ये लोग दिखाने के लिए कुछ के कुछ कई बार करते रहते हैं। अभी धान खरीदी का आपने मैटर बताया, उसी में स्पष्ट करना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों के धान खरीदी के संबंध में विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया था। इनके खाद्य मंत्री ने बोला है कि 51,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है पिछले 4 सालों की धान खरीदी में। मात्र 11,000 करोड़ रुपया यहाँ की राज्य सरकार ने दिया है।
ऐसी स्थिति में ये लोग जबरदस्ती का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भी हो पा रही है तो केवल और केवल मोदी सरकार के कारण हो पा रही है। तो इसमें भाजपा क्यों पिछड़ जा रही है समर्थन मूल्य को बढ़ाने में? अभी फिर भूपेश सरकार ने इसको बढ़ा के 2800 कर दिया है। मैं बोला कि पिछले 4 सालों की धान खरीदी में 51,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ में ही मोदी सरकार ने दिया है और मात्र 11,000 करोड़ रुपया भूपेश बघेल ने दिया। यहाँ जो कुछ धान खरीदी में हो पा रहा है वो केवल कर नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पा रहा है। इसको हमको सही तरीके से जन जागरण तक, हर जनता तक, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक पहुंचाना पड़ेगा इस बात। तो केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिए जाने के बाद भी इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। ये गलत ढिंढोरा पीट रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि मोदी जी से 51,000 करोड़ रुपया मिला है हमको धान खरीदी का पिछले 4 सालों में। इस साल का जोड़ेंगे तो 60-65,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये चीज बता नहीं रहे हैं। हमारा काम है, अपोजिशन पार्टी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम है कि हम लोग सही बात को पहुंचाएं। अभी पिछले दिनों कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ रायपुर में और भाजपा पे कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है कि उसके महाधिवेशन को फेल करने के लिए ईडी के छापे कंटिन्यू पड़ते रहे। तो इस पे हम आपका रुख जानना चाहेंगे। देखिए, कोयला पर किस तरह का माफिया राज और दलाली चल रहा था, इस विषय को मैं वीडियो के माध्यम से केजीएफ वीडियो रिलीज करके मैं बताने की कोशिश किया था। जो वीडियो मेरे पास आया था उसको दिखाने के लिए, तो मेरे वो कोयला माफियाओं के ऊपर एफआईआर करने या कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर गैर जमानती धाराओं में भूपेश बघेल जी की सरकार ने एफआईआर दर्ज कर लिया। तो आज कोयला की दलाली खा खा के गांधी परिवार को पहुंचा रहे थे 2.5 साल के अपने सीएम पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए। तो ईडी नहीं आएगी तो क्या इनको भारत रत्न मिलेगा? कांग्रेस की बहु प्रचारित योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया पिछले 4 सालों में और इस बार संयोग है कि इस बार बजट में उसकी चर्चा भी नहीं हुई। तो इसका आकलन आप कैसे करते हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इसका जवाब देना चाहिए। जो उनकी सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम थी, जिसकी हर रोज वो चर्चा करते नहीं थकते थे, उसी योजना पे आज उनको उस पूरे बजट भाषण में उसका जिक्र नहीं हो रहा है। तो किस तरह से इनकी फ्लैगशिप स्कीम भी पूरी तरह से सुपर फ्लॉप रही है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। भ्रष्टाचार का अड्डा और भ्रष्टाचार की योजनाएं बन गई हैं। इनकी गोबर खरीदी हो, ये गोठान की योजना हो, बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा यहाँ का गोबर घोटाला निकलने वाला है। अभी जैसे आपने चर्चा में बताया भी था पहले कि यहाँ पे विकास के लेकर के कोई भी काम नहीं हुआ है, ये मुद्दा ही एक तरह से उपेक्षित रह गया है। सड़क की स्थिति बहुत खराब है, विशेष करके रायगढ़ अंचल, धर्मजयगढ़ और अंबिकापुर तक। तो इसको तो हम ये बोल देते हैं कि प्रदेश सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन रेल के मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही रुख है इस एरिया के प्रति। ना नई गाड़ियाँ चल रही हैं और इस तरह का लेट लतीफ़ी भी बहुत चल रहा है। उल्टे वंदे भारत का एक नया ये किया जा रहा है। तो इसमें कैसे समन्वय स्थापित करेंगे? देखिए, पहला विषय तो मैं सड़क पे बात करना चाहूँगा कि हमने 50 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। आपने देखा होगा घरघोड़ा से रायगढ़। आज भी वो सड़क चलने लायक नहीं है ना? और वहाँ पे ये लोग ओलंपिक जो करा रहे थे, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कुछ लोगों को खिला रहे थे, उसमें कबड्डी में एक युवक घायल हुआ घरघोड़ा के पास। उसको 50 किलोमीटर लाने में 4.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इससे दुखद बात और क्या हो सकती है कि एक जान चली जाती है। तो इसको भी ये नहीं देखना है। अब चुनाव आ रहा है, थोड़ा बहुत लिपापोती थूक पालिश टाइप करने का प्रयास कर सड़कों को भी चालू कर रहे हैं दिखाने के लिए, फिर 4 साल वैसे ही पड़ा रहेगा। तो पूरे सड़कों का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। मतलब इसी तरह से आप कई रोड को दे सकते हैं। डभरा से खरसिया ट्रैफिक ही बंद है, घरघोड़ा से रायगढ़ ट्रैफिक ही बंद है। मैं भी इतने सालों से रायगढ़ जिले में रहता हूँ, आप भी रहते हैं। आपको याद नहीं होगा कि घरघोड़ा जाने के लिए हमीरपुर से घूम के कभी गए रहे होंगे। कांग्रेस ने ही ये दृश्य हम सबको दिखाया है। अब रहा सवाल आप रेलवे की कर रहे हैं। रेलवे में बताना चाहूंगा, जो लेट लतीफी रेलवे मोदी सरकार के आने के बाद पूर्णतः डिसिप्लिन्ड हुई थी, लेकिन जो अभी एक्स्ट्रा ट्रैक का काम हो रहा है, आजादी के लंबे समय तक बाद से नहीं हुआ था, तो ट्रैक का जो काम चल रहा है उसके कारण से ट्रेनों के शेड्यूल में प्रॉब्लम आए हैं। उसको जल्द ठीक करने की बात मैंने रेलवे मिनिस्टर साहब से खुद भी व्यक्तिगत मुलाकात किया था। उन्होंने जल्द ठीक करने की बात और जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को पूरा कर लें, ताकि वो भविष्य के दशकों के लिए, वर्षों के लिए नहीं, दशकों के लिए वो काम हो जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा लेट लतीफी की समस्या आई है। बाकी रेलवे में भी एक बड़ी क्रांति हो रही है, उसको पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय में और भी बड़े पैमाने पर देखेगा। एक सवाल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर। कांग्रेस में इस बात की काफ़ी चर्चा रही 2.5 साल की राजनीति, और इसको लेकर टीएस सिंहदेव जी भी ने बीच बीच में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और कांग्रेस के समर्थकों के बीच में
काफ़ी असंतोष भी है इस बात को लेकर के। तो क्या इस मुद्दे को भाजपा भुना पाएगी? देखिए, ये कांग्रेस केवल सत्ता की राजनीति करती है, पैसा की राजनीति करती है। तो इनको पैसा मिलता रहा तो 2.5 साल के फार्मूला को भी अपने खुद के कैबिनेट मिनिस्टर को धोखा दे दिए ये लोग, टीएस सिंहदेव जी को, जिन्होंने सरकार लाने में बड़ा मेहनत भी किया था। तो ये लोग तो ऐसे ही हैं, हमेशा धोखा देने वाले लोग हैं। तो इस बात को ये इसका परिणाम भी इनके संगठन में कलह के रूप में दिखाई देता है। और उसका निश्चित रूप से, अगर आपका सामने पक्ष का सांगठनिक रूप से कलह हो, उसका लाभ निश्चित रूप से राजनीति में मिलता ही है। भारतीय जनता पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा। एक अंतिम सवाल, प्रदेश की जनता को आपसे विशेष करके बहुत माने आकांक्षाएं उनकी बहुत बढ़ी हुई है आपको लेकर के। तो अगर सत्ता में भाजपा आती है तो आप किस हद तक उस आकांक्षा की पूर्ति में सफल होंगे? देखिए, मैं 13 साल की कलेक्ट्री की नौकरी किया, 24 साल की कलेक्ट्री की नौकरी को, बची हुई जो नौकरी थी मेरी 23-24 साल की, उसको छोड़ कर के मैं राजनीति में आया हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि कुछ भी अच्छा काम कर सकूँ लोगों के लिए। विपक्ष में रहें, सत्ता पक्ष में रहें, किसी भी कुर्सी में रहें, किसी भी दायित्व में रहें, किसी भी दायित्व में ना रहें, हर हमेशा कुछ अच्छा काम करते रहना है मेरे जीवन का उद्देश्य है। उस अनुसार पार्टी जिस भी स्थिति में रहेगी, मैं जिस भी स्थिति में रहूँगा, वो मैं काम करता रहूँगा। ये मेरे जीवन का सिंपल सा फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी से मैं काम करता रहूँगा और लोगों के लिए कुछ भी अच्छा कर सका तो मुझे खुशी होगी। आप सत्ता में नहीं हैं, ना ही प्रशासन में हैं, इसके बावजूद भी आपके यहाँ इतनी भीड़ होती है, तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इसका हम आपसे कारण जानना चाहेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी व्यक्ति आए, जो भी कार्यकर्ता है, उसको मतलब सम्मान एक मिले, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, उसके छोटे-छोटे विषय रहते हैं, प्रशासन, शासन, पुलिस, बिजली विभाग, जनपद, ऐसे छोटे-छोटे विषय रहते हैं। तो उनसे मैं अधिकारी कर्मचारियों से कोशिश करता हूँ कि लोगों के जेनुइन काम ज़रूर हो जाएँ और जेनुइन काम को कराने का प्रयास करता हूँ। जो लोग आते हैं, उसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ और जो जेनुइन काम, सही काम रहते हैं, वो हो जाते हैं, मुझे लगता है। इसीलिए लोग इस आशा और विश्वास के साथ आते हैं और मैं काम करता रहता हूँ। मुझे आत्मिक रूप से छोटे-छोटे काम होते हैं, लेकिन संतुष्टि बड़ी मिलती है। आपकी छवि एक प्रगतिशील किसान की भी बन गई है और हम अभी आपके केलाबाड़ी में हैं, तो ये मौजूदा रूप से दिख भी रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसको हम कहीं न कहीं जोड़ना चाहेंगे भाजपा की आगामी नीतियों से कि भाजपा हमेशा से धान के खेती को लेकर के यहाँ पे उसका रुख, उसका विज़न अलग रहा है और चाह रही है भाजपा कि यहाँ पे किसान इससे थोड़ा-सा अपने आप को स्विच ओवर भी करे धान की खेती से। तो इसमें आप कितने मददगार साबित होंगे? नहीं, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक मॉडल क्रिएट करके कि भाई धान से इतर जो कैश क्रॉप हैं, उसमें अच्छा काम करके अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है। इसको एक मॉडल के रूप में डेवलप करना चाह रहा हूँ और हमारे देश में सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। तो अंततः इतनी बड़ी जनसंख्या है और पूरी दुनिया में भी कृषि की ज़रूरतें हैं। तो उसको हम अगर अच्छे से फ़ोकस करें तो रोज़गार का, ग्रामीण प्रगति का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, युवाओं को अच्छे रोज़गार का एक बहुत बड़ा अवसर कृषि में भी उपलब्ध है। उसको भी, उस पोटेंशियल को भी उपयोग करना चाहिए हमारे युवा साथियों को। इस दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे खेती करता हूँ और बड़ा इससे आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है। शरीर भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है सुबह-सुबह खेती के काम में लग जाने से।